ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति से लेकर फ्रांस की क्रांति और उसके बाद दुनिया भर में फैले लोकतंत्र के मायाजाल में सिर्फ एक ही मकसद होता है साहब, जनता के वोट को हासिल करना। लोकतंत्र की इस लड़ाई में जनता ही भाग्य भी बनाती है, भाग्य विधाता भी होती है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ा सच यह है कि वोट के बाजार में जनता के मुद्दे कहां गुम हो जाते हैं और सियासत कितनी चालाकी से घुसकर अपनी ही कहती और अपनी ही सुनती है। नमस्कार। कही अनकही बातों के पहलू और परत दर परत खबरों को समझाने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। मैं हूं अजय कुमार। आज जो महत्वपूर्ण बातें हम आपके सामने लेकर आए हैं उसमें सबसे पहली बात आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां पहली स्टोरी होगी अरविंद केजरीवाल। आज उन्हें एक बार फिर हल्का सा झटका लगा। राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन झटका जरूर लगा क्योंकि अभी जेल में रहेंगे वो। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, यह डिकोड कर आज भारत 24 पर हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी कड़वी दवा निकले हैं जिसे न पिया जा रहा है और न शायद उगला जा रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार MVA महाविकास अघाड़ी किस तरीके से धराशायी होती दिख रही है। इंडिया का नामो निशान, इंडिया इन्वर्टेड कॉमा, नामो निशान शायद मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर विश्लेषण के साथ साथ आपको यह भी समझाएंगे कि कैसे कांग्रेस की अगुवाई वाला ये गठजोड़ पूरे तरीके से अब ध्वस्त हो चुका है महाराष्ट्र में। और फिर तीसरी बड़ी स्टोरी आज हम आपके सामने रखेंगे पंजाब की। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि वो अकेले पूरे पंजाब में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, कोई गठबंधन नहीं। क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या भारतीय जनता पार्टी अति उत्साहित है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा रिस्क ले लिया है जिसे वो पूरा नहीं कर पाएगी, या दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कैलकुलेटेड गैम्बल खेला है? हम आपको समझाएंगे और फिर बताएंगे आपको हमारी आखिरी स्टोरी में, जिसमें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि जब भारतीय होता है तो भारतीय जवान होता है। उसका दमखम, उसका शौर्य सबसे पहले होता है। और यह हमें दिखा दिया बाल्टीमोर में, जहां पर पूरे एक भारतीय क्रू ने सबसे ज्यादा दमखम के साथ कई सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में उनकी याचिका खारिज हो गई है और कोर्ट ने कहा है कि बिना ईडी के पक्ष को सुने हुए इस याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। 28 तारीख को भी सुनवाई होनी है, लेकिन इस पूरे मामले पर सुनवाई 3 अप्रैल को होनी जा रही है। यानी अब स्थिति क्या है? अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, ईडी की हिरासत में है। वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी फिर से पेशी होने वाली है 28 तारीख को, और जहां पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके लिए दोबारा रिमांड मांगने की कोशिश करने जा रही है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि सीबीआई भी अपनी तैयारी में है कि अगर ईडी की तैयारी पूरी नहीं हुई तो सीबीआई अपनी तरफ से पैसे की छानबीन और उसके साथ साथ शराब के घोटाले में होने वाले तमाम मुद्दों को लेकर अपनी तैयारी करेगी। लेकिन इसमें पेच कहां फंसा है? पेच यहां इस बात पर फंसा हुआ है कि जेल में रहते हुए भी अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के प्लानिंग के हिसाब से ज्यादा ही चतुर निकले हैं। लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। 11 महीने बाद दिल्ली का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बहुत मुफीद था। कैंपेनिंग नहीं कर पाते, लोगों तक मास कनेक्ट नहीं बना पाते, पंजाब नहीं पहुंच पाते, गोवा नहीं जाते, गुजरात नहीं जाते। अब इन सब के बीच में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत यह कि अरविंद केजरीवाल ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना स्वीकार ही नहीं किया। शुरू से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात का बखान करते चले आ रहे थे कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। वो हेमंत सोरेन नहीं है, यह साबित कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। वो हेमंत सोरेन नहीं है। हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया एक दूसरे व्यक्ति को जो कि उनके विश्वास प्राप्त थे, उनके परिवार के विश्वास प्राप्त थे, उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा दिया और उसके बाद ईडी के साथ जेल गए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस गुरिल्ला वॉरफेयर के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं साहब। इतने सालों से
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अपने पैर जमाने का मौका दिया ही नहीं। यानी कि जो एक उम्मीद थी, एक आस थी कि सत्ता एलजी के हाथों चल सकेगी, आम आदमी पार्टी का किसी और उम्मीदवार को सामने रखना पड़ेगा, किसी को मनोनीत करना पड़ेगा, या राबड़ी देवी पार्ट 2 होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेच यहां पर यह फंस गया कि अब अगर लेफ्टिनेंट जनरल यह रिकमेंडेशन देते हैं कि दिल्ली में सरकार ठीक तरीके से नहीं चल रही या फिर सरकार अपने वैलिड काम को पूरा नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के पास एक मौका होगा कि राष्ट्रपति के पास इस पूरे मामले को रखा जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए। लेकिन ऐसा करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, पब्लिक परसेप्शन खराब हो जाएगा। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को देखिए, जेल के भीतर रहते हुए भी अपने पत्नी के हाथों प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसे निभाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। अब बीजेपी को ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी पत्नी मार्टियर नहीं बन पाएंगी, उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल के बारे में ये नहीं कहेंगी कि अरे देखो, आप आंखें बंद करो और आपको अरविंद केजरीवाल आपके बगल में महसूस होंगे। किसने सोचा था ऐसा? जाहिर सी बात है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास सड़क पर आकर विरोध करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि किस आधार पर लेफ्टिनेंट जनरल पर यह दबाव बनाया जाए कि अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगे। अब आप यहां पर पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, नैतिकता का तकाजा है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो अब विक्टिम कार्ड कैसे प्ले कर सकते हैं? वो कैसे ये कह सकते हैं कि दिल्ली के लोगों की परेशानी हो रही है पानी को लेकर, इसलिए मैं आदेश पारित करता हूं कि मेरे मंत्री उसके बारे में काम करें। उन्होंने आतिशी जी को एक चिट्ठी भी दी है। वैसे उन्होंने दिल्ली के तमाम क्लिनिक्स को लेकर एक चिट्ठी दी कि वहां पर दवाइयां नहीं मिल रही हैं, मैं अपनी जनता के प्रति जिम्मेदार हूं और ऐसे में उन लोगों के लिए यह मेरा दायित्व बनता है कि मैं लोगों के लिए खड़ा रहूं। ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल कागज पर लिखकर भेज रहे हैं, और इस कागज पर जो चीज लिखकर भेज रहे हैं उसकी वैधता पर सवाल उठे, ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यह है कि जनता के बीच में जो मैसेजिंग है वो साफ पहुंच रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते 21 मार्च से ईडी की हिरासत में है, लेकिन जितनी सियासत उनकी गिरफ्तारी को लेकर शायद नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा बड़ी सियासत अब उनके हिरासत में रहने पर लेकर हो रही है। हुआ यह कि अरविंद केजरीवाल ने एक नई परिपाठी, एक नई परंपरा शुरू कर दी है। उन्होंने ये कहा है और वो दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हूं, जेल में रहकर भी सरकार चला सकता हूं। आपने मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जब तक आप उसे सिद्ध नहीं करेंगे तब तक मैं जेल में रहूंगा, सरकार चलाता रहूंगा। अब अरविंद केजरीवाल ने जो किया है वो एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो जुडिशियल रिमांड में है, इसके बावजूद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने 2 आदेश पारित किए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। जाहिर है अरविंद केजरीवाल के जेल से भेजे गए आदेश पर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त विरोध कर रही है, पूछ रही कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने बिना कोर्ट की मंजूरी के, बिना जेल मैनुअल के अप्रूवल के ये आदेश कहां से पारित कर दिए। और यह बात यहीं से नहीं शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल तो अभी यह है, आप जानकर ताज्जुब करेंगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस बात पर अब जांच शुरू कर दी है कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में रहते हुए, रिमांड में रहते हुए कागज और कलम कहां से मिला। जेल मैनुअल के हिसाब से आप बिना परमिशन के, जेलर के, कागज और कलम नहीं ले सकते, आप कुछ लिख नहीं सकते, डायरेक्टली किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आपको अगर कुछ भी कम्युनिकेट करना है तो आप अपने वकील के जरिए ही कर सकते हैं। लेकिन यहां तो कमाल हो गया साहब, एक नहीं 2 आदेश पारित हो गए। एक आतिशी जी के पास पहुंच गया, एक सौरभ भारद्वाज जी के पास पहुंच गया, एक में वो पानी की बात कर रहे हैं, दूसरे में उन्होंने दवाइयों की बात कर दी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बड़े पैमाने पर खड़ा हो रहा है। क्या इन आदेशों की संवैधानिक वैधता है? जब तक अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं, इस पर कई तरह की विवाद होते रहेंगे। और यह आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है साहब कि आखिरकार ये पॉलिटिकल सिनेरियो इस तरीके से क्यों बनता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने इतनी लिबर्टी कैसे ले ली? एक आम कैदी की हिमाकत हो सकती है क्या कि वो जेल के भीतर से इस तरह की चीजें कर सके? तो आइए अब आपके सामने हम इसको इस अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, जेल में रहकर कानूनी तौर पर
मुख्यमंत्री के पद पर रह सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा यह है कि जब वो जेल के भीतर हैं तो क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? लगाया जा सकता है, लेकिन लगाने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह कहना पड़ेगा कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है तो दिल्ली में राज्यपाल शासन कैसे लग सकता है? क्योंकि बहुमत से चुनी हुई सरकार है जिसके पास पूर्ण बहुमत है। फंस गए ना? यही बात हम आपके सामने रखना चाहते थे। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है। जो तमाम संविधान विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूरे संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। वो जब तक चाहें तब तक इस्तीफा नहीं दे सकते हैं और 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त उन्होंने जेल के भीतर बिताया है बतौर मुख्यमंत्री। ये अपने देश में इतिहास के तौर पर दर्ज हो गया है। इसके पहले रिमोट कंट्रोल सरकार की बातें होती थी। हर कोई लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के राबड़ी मॉडल की बात करता है। या तो एक वो मॉडल था जहां अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना सकते थे, या फिर हेमंत सोरेन का मॉडल है जहां पे अपने विश्वास प्राप्त को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल वो अपनी पत्नी का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं, वो भी पब्लिक सिंपैथी के लिए। जरा देखा आपने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी जगह से उनकी पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करते थे। उनके आदेश को पढ़ती हैं और कोई नहीं रोक सकता उनको, क्योंकि कानूनी तौर पर उनकी पत्नी कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रही। भारत का झंडा है, शहीद भगत सिंह और अंबेडकर का फोटो लगा है, इसमें क्या गलत? इसके बाद क्या सरकार जेल से चलाई जा सकती है? हाँ, यहां पर फंसता है मामला। यहां पर इसलिए मामला फंसता है क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस कानून की धारा 8 का एक तीसरा हिस्सा है जो कहता है कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसे अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे में उसे खुद ब खुद बर्खास्त समझा जा सकता है। अब यहां पर पते की बात यह है कि यह कानून अरविंद केजरीवाल पर लागू नहीं होता, क्योंकि अभी तक उनका जुर्म सिद्ध नहीं हुआ है और जब तक उनका जुर्म सिद्ध नहीं हो जाता तब तक यह कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। ऐसे में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें जरूर हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री जेल के भीतर अपने कैबिनेट की बैठक नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए उन्हें जेल से अनुमति लेनी पड़ेगी कि वो ऐसी बैठक करना चाहते हैं। दूसरी बड़ी समस्या उनके सामने यह आएगी कि जो तमाम कॉन्फिडेंशियल फाइल्स उनके पास पहुंचेंगी जिस पर हस्ताक्षर एक मुख्यमंत्री की जरूरत होती है, उन तमाम कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को उन तक पहुंचाने के लिए जेल के माध्यम से होते हुए उसे पहुंचना पड़ेगा। गोपनीयता को लेकर बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होगा, क्योंकि अगर जेलर के पास वो फाइल पहले पहुंच रही है, जेलर उस फाइल को पहले पढ़ रहे हैं, तो गोपनीयता तो जाहिर सी बात है ध्वस्त हो जाएगी। तो ये तमाम इस तरह की दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ एक जनप्रतिनिधि होने के अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, यानी हर महकमे में किस तरीके से कामकाज चल रहा है इसकी तुरंत जानकारी, फौरी जानकारी अरविंद केजरीवाल को होनी चाहिए। उनके मंत्री उनसे मिलकर यह ब्रीफिंग कैसे करेंगे, क्योंकि मुलाकात का वक्त निर्धारित होता है। अपने वकील से कोई भी व्यक्ति जो जेल में है, जो कि रिमांड पर है, वो एक बार दिन में आधे घंटे के लिए मिल सकता है। इसके अलावा हफ्ते में 2 बार अपने परिवार के लोगों से वो मुलाकात कर सकता है आधे घंटे के लिए। अब ऐसे में मंत्रियों से मुलाकात कैसी हो, इसका तो कोई प्रावधान है ही नहीं, इसके बारे में किसी ने कुछ सोचा ही नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसी परिस्थिति निर्मित नहीं हुई जिसमें एक मुख्यमंत्री जो कि आरोपी हो वो जेल के भीतर पहुंच गया हो। तो ऐसे में विधानसभा और उसके साथ साथ मंत्रिपरिषद इन तमाम गोपनीयता के साथ साथ आने वाली बातों को लेकर एक बहुत ही असमंजस स्थिति पैदा हो जाती है कि सरकार चलेगी तो कैसे चलेगी। अब इसमें विशेषज्ञों की राय भी अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं शीर्ष श्रीवास्तव जी। उनके मुताबिक सरकार चलाने का मौलिक अधिकार नहीं है आज अरविंद केजरीवाल को। दूसरा पेच यहां पर जो फंसा हुआ है, जो हमने अभी आपके सामने रखा था कि आदेशों पर वो दस्तखत कैसे करेंगे, फाइलें उन तक कैसे पहुंचेंगी, फाइलों पर उनका सिग्नेचर बड़ा जरूरी है। इन तमाम दिक्कतों को देखते हुए जो व्यवहारिक मसला है वो अरविंद केजरीवाल के लिए फंसता हुआ दिखाई देता है। अब यह बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री के तौर पर जेल में रहते हैं और वहीं से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहते हैं, तो इस मामले को लेकर आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, या तो
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और सड़क पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर एक अपनी रिपोर्ट बनाएं कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति आ गई है। ऐसे में राष्ट्रपति से अनुमोदन किया जाए कि राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगाया जाए, या दूसरा इसका रास्ता यह है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर यह जानने की कोशिश की जाए कि क्या नैतिकता के पैमाने पर अरविंद केजरीवाल का बतौर मुख्यमंत्री बने रहना जेल के भीतर सही है या नहीं। इन दोनों में अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान हैं। कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है और इस बात में आप जानते होंगे, जिस दिन अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया, उसके अगले ही दिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई कि बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले पर अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह मामला कोर्ट के सामने है, संज्ञान में। अब दूसरा बड़ा मसला जिस पर हम राजनीति की बात करते हैं वो ये निकल कर आता है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल अगर जेल के भीतर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहते हैं, जनता के बीच संवाद उनका जारी रहता है, उनकी पत्नी उनका माध्यम बनकर जनता के बीच में पहुंचती रहती हैं, उनके तमाम मंत्री जनता के लिए काम करते रहते हैं और उनके इशारे पर दिल्ली की सरकार चलती रहती है, तो तीन मसले जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन आते हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस, डीडीए और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, इन तीनों को छोड़ने के बाद तो बाकी सारी चीजों पर अरविंद केजरीवाल का डंका वैसे ही बजता रहेगा और फिर उनके टेप पंजाब, गोवा, गुजरात सब जगह चलते रहेंगे और कहा जाएगा कि देखिए वो कितने सताए हुए हैं। यानी कि सहानुभूति पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल को मिलती दिखाई देगी और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा राष्ट्रपति शासन कैसे लगाया जाए, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की बात किया, एलजी ने ऐसी सिफारिश की, परसेप्शन ये जाएगा कि एक चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर आप गौर करके देखें तो बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की कितनी वाक्य आपको याद है? याद कीजिएगा जरा। नहीं याद आ रहा ना भाई, ये कांग्रेस का जमाना नहीं है जहां 356 को मूंग चने की तरह रोज दिन चबाते हुए लोग लागू कर दिया करते थे। बीते 10 सालों में अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही 356 का इस्तेमाल हुआ है, या दरअसल ना के बराबर हुआ है। प्रेसिडेंट रूल ना के बराबर लगा है पूरे देश के किसी भी राज्य में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसा जोखिम क्यों उठाएगी? तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते कम है, इसमें कोई शक नहीं। जो गेम खेला गया था, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि भाई गेम खेल दिया, अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत जबरदस्त नाइंसाफी हो गई है, उनका जो एक वोटर का तबका है वो यही विश्वास करता है। उस गेम में भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल अभी कोई एग्जिट रूट नहीं है। लेकिन यहां जो सबसे गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई एक मकसद हो सकता है तो वो ये कि अरविंद केजरीवाल अगर अपने कारनामों की वजह से जेल जाते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी कहती है, और जेल में रहते हुए वो कैंपेनिंग के लिए बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को अपने वोटर्स तक पहुंचने में होगा। वो जो कन्वर्जन रेशियो है, जहां लोगों के भीतर जाकर, लोगों के भीतर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे, उनकी गारंटी और उसके साथ साथ उनके तमाम काम को लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है, उसमें काफी सफलता मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली में इसका कितना फायदा मिलेगा या इसका नुकसान होगा, ये आने वाले 10-15 दिन में समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना तो तय समझिए कि गुजरात में जहां भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 3 से 5 सीटों पर कोशिश कर सकती थी अपने आप को बचाने की, जहां अरविंद केजरीवाल का थोड़ा असर पड़ सकता था, वो 4 से 5 सीटें अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित है। पंजाब में चुनाव प्रचार अब से भगवंत मान के कंधों पर रहेगा। भगवंत मान की स्वीकार्यता पंजाब में कितनी है, ये हम में से किसी से छिपी नहीं है। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी का फायदा मिलने के आसार हैं। हरियाणा में भी, और उसके साथ साथ दिल्ली में जहां एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने सूंघा, और अगर ऐसा नहीं होता तो अपने 5 उम्मीदवारों को बदलते नहीं, 5 सिटिंग एमपी को बदला है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक अच्छा मौका है जहां वो जनता के बीच पहुंचकर अपनी पैठ बना सकते हैं। अब लोग यहां पर नैतिकता और तमाम तरह की
आरोप प्रत्यारोप को सामने रख सकते हैं, लेकिन अगर आप घटनाक्रम को सामने देखें, 7-8 ईडी के समन को दरकिनार कर दिया अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री। किसी भी एक समन का जवाब तक नहीं दिया उन्होंने। और ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यह थी अरविंद केजरीवाल के लिए कि जिस आदमी ने एंटी करप्शन की मुहिम के जरिए अपने आप को खड़ा किया, अपनी पार्टी को खड़ा किया, देश में एक नए बदलाव की भूमिका को निभाने में सक्रिय तौर पर सामने रहा, आज उसी व्यक्ति, उसके करीबियों पर तरह तरह के आरोप हैं और सबसे बड़ा आरोप है भ्रष्टाचार का। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अश्विनी दुबे जी। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, देखिए। जब कोई व्यक्ति किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की कस्टडी में हो, पुलिस कस्टडी में हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में हो या किसी और एजेंसी की कस्टडी में हो और रिमांड कोर्ट से मिला हो क्वेश्चनिंग के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो बिना इन्वेस्टिगेटर के परमिशन के कोई भी पत्र लिखना, कोई भी आदेश देना, एक तो उसकी वैधानिकता नहीं है। दूसरा, जब रिमांड ऑर्डर हुआ तो रिमांड ऑर्डर के समय माननीय अदालत ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस और निर्देश जारी किए, यानी कोई पत्र लिखने से पहले, कोई आदेश जारी करने से पहले, कुछ और जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्वाह करने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी अति आवश्यक है। और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने और बात करते हैं महाराष्ट्र की। इसमें कोई शक नहीं है कि राजनीति में हमेशा ये बात कही जाती है, ना कभी कोई दोस्त परमानेंट होता है और ना कोई दुश्मन कभी परमानेंट होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज ये पूरे तरीके से फलित है साहब। एनडीए के कुनबे में परस्पर विरोधी रहे शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, इन सबको समेटकर भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन खड़ा किया, महाराष्ट्र में आज वो कितना मजबूत दिखाई दे रहा है। जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो एक दूसरे को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन आज एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गठबंधन था जिसका नाम महाविकास अघाड़ी, जिस गठबंधन को लेकर जो राज्य में सरकार चला रहा था और जिस गठबंधन को लेकर इंडिया अलायंस के बीच में बहुत उम्मीदें थी, वो गठबंधन सिरे से ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। कांग्रेस के भीतर ही उन्हीं के लोगों ने बगावत का बिजुल बजा दिया है। अब जरा आप सोचिए कि क्या स्थिति हो गई है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, वो पूरे तरीके से इंडी अलायंस या यूं कहें कि इंडिया अलायंस को ध्वस्त कर रहा है। और वो इसलिए शुरू हुआ क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर, जो कि महाविकास अघाड़ी के ही घटक दल हैं, उन्होंने भी अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। ऐसे में कांग्रेस के भीतर भी विरोध काफी बड़े पैमाने पर सामने दिखाई दे रहा है। और अब स्थिति यह है कि कांग्रेस किसी तरीके से अपने आप को बचाना चाहती है, वरना शायद कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश इकाई में बड़े फेरबदल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की, जिसने अपनी लिस्ट जारी की 17 उम्मीदवारों की। इसमें कई उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और ये सब अच्छे जाने माने लोग हैं। इसमें बुल्ढाना के नरेंद्र खेड़कर हैं, यवतमाल वशिम से संजय देशमुख हैं, मावल से संजोग वागेर पाटिल हैं, शांगली से चंद्रहार पाटिल हैं, हिंगोली से नागेश पाटिल हैं, और ये नाम हम आपको पढ़ते चले जा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुंबई उत्तर पूर्व, जहां संजय दीना पाटिल साहब हैं, और फिर मुंबई दक्षिण, जहां अरविंद सावंत है, और उत्तर पश्चिम मुंबई से अमोल कातकर। मुंबई की सीटों को लेकर कांग्रेस में उहापोह की स्थिति है। संजय निरुपम, जो कि कांग्रेस में एक बड़े नेता रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र कांग्रेस के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर शिवसेना के साथ कांग्रेस का गठजोड़ होता है और उन्होंने जिस सीट पर अपना अधिकार समझ रखा था, उस सीट पर अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार खड़ा होता है, जो कि शिवसेना ने डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे। सिर्फ वही नहीं रहेंगे,
उनके समर्थक, उनके चाहने वाले और पूरे उत्तर भारत से आने वाले लोग, जो कि नॉर्थ और उसके साथ साथ सेंट्रल मुंबई सीटों पर काफी बड़ा वोट बैंक है, वो भी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। यानी कि कांग्रेस भीतर भी फूट है। उद्धव ठाकरे ने जिस आधार पर, उद्धव ठाकरे शिवसेना ने जिस आधार पर अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा की है, यह बिना बातचीत के की गई है। और ऐसे में संजय निरुपम ने भड़कते हुए जो अपनी बातें कही हैं, वो देखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप के पास जमीन से उठने वाली आवाज के लिए कोई वक्त नहीं है। शिवसेना उबाठा ने जिस तरीके से मनमाने ढंग से मुंबई की 6 में से 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5वीं सीट यानी उत्तर मुंबई का भी कैंडिडेट वो कल परसों घोषित करने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस के कैडर में भयंकर नाराजगी है। कांग्रेस का नेतृत्व जो मुंबई का है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है, और उसकी वजह से कांग्रेस का जो वोटर है वो भी नाराज रहेगा। ऐसे में सबसे पहले मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के शिवसेना के इस फैसले के खिलाफ उनको एक भूमिका लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहला मौका है जब संजय निरुपम ने अपनी बातों को स्पष्टता से सामने रखा है। जब से शिवसेना के साथ अलायंस कांग्रेस का हुआ, तब से वो अपनी बातों को सामने रखते चले आ रहे हैं। अब ये कांग्रेस को तय करना चाहिए कि महाविकास अघाड़ी के आधार पर वो कैसे आगे बढ़ाएं। शरद पवार एनसीपी इस गुट से भी कांग्रेस का तालमेल नहीं बन पा रहा। जरा सोचिए, मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं, इसको जरा विस्तार से समझिए। 48 सीटों की लोकसभा है महाराष्ट्र। 48 सीट अगर आप देखें तो यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां पर किसी भी पार्टी को अपना पूरा दमखम लगाना चाहिए या गठबंधन को दमखम लगाना चाहिए। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 4 पार्टियां थीं पूरे मैदान में, अब 6 पार्टियां हैं मैदान में। उम्मीद यह थी कि 3-3 के बीच में मुकाबला होगा, 2 गठबंधन होगा, 3 पार्टियां एक तरफ, 3 पार्टियां एक तरफ। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 3 पार्टियां एक तरफ तो हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे और उसके साथ साथ एनसीपी। और यहां जब आप बात करते हैं एनसीपी शरद पवार की, आप बात करते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की, आप बात करते हैं कांग्रेस की, आप बात करते हैं महाविकास अघाड़ी की, तो यह पूरा गठबंधन चरमर होता हुआ, गिरता हुआ दिखाई देता है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई परस्पर एक सेंट्रल फोर्स नहीं है जो कि इस गठबंधन को लेकर आगे चल सके। यही सबसे बड़ी कमजोरी है एमवी की, महाविकास अघाड़ी की। कांग्रेस इस पोजीशन में है नहीं कि वो पूरे गठबंधन को एक दिशा दे सके। शरद पवार को कांग्रेस आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर एनसीपी आगे बढ़ गई तो उसका सीट शेयर कम हो जाएगा। शिवसेना के साथ परस्पर विरोध की स्थिति में रहने वाली कांग्रेस पार्टी किसी तरीके से अपनी नाक बचाते हुए शिवसेना के साथ खड़ी है, लेकिन दोनों का वोट बैंक बिल्कुल अलग है। ऐसे में परस्पर विरोध के साथ खड़ी इन 3 पार्टियों के मुकाबले जब आप ऐसी 3 पार्टियां देखते हैं जो कि आपस में तालमेल करते हुए समन्वय के साथ आगे बढ़ते हैं, मामला बिल्कुल अलग दिखाई देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एनसीपी अजीत पवार के गुट में थोड़ा असंतोष है। वो ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की दाद देनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को इतने अच्छे तरीके से सजोया कि एक तरफ एक मजबूत गठबंधन है जो 48 सीटों पर एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत करेगा, और एक तरफ एक ऐसा गठबंधन है जो गठबंधन होने से पहले ही बिखर चुका है। तो काफी बुरी स्थिति है, और महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में इसमें कहने में कोई गुंजाइश किसी को नहीं होनी चाहिए, एनडीए गठबंधन को बढ़त हासिल होगी। और वो इसलिए क्योंकि वहां पर स्ट्रेटेजिक सीट शेयरिंग बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा, वोट ट्रांसफर भी देखने को मिलेगा, भले बगावत। अब ऐसे में बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी स्टोरी पंजाब की। देखिए, आजकल जबरदस्त राजनीति की धुरी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह गठबंधन की बात की। जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करती दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो शायद वाजपेयी के जमाने के गठबंधन से भी बड़े गठबंधन को खड़ा कर दें, जो कि वास्तविकता में आज हो चुका।
ऐसे में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने जब यह निर्णय लिया कि वो खुद पंजाब में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, तो अच्छे लोगों ने सोचना शुरू किया कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया। क्या उसे आत्मविश्वास इतना ज्यादा हो चुका है कि पंजाब में जहां पर एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी है, जहां यह माना जा रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर होना चाहिए, जहां यह माना जा रहा है कि बंदी सिखों की वजह से उस पूरे मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर होना चाहिए, जहां यह माना जा रहा है कि पंथक कमेटी की सिफारिशों को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर होना चाहिए, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात क्यों कर रही है? साहब, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी, इसको कहते हैं खेल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य को निर्धारित करते हुए आगे का खेलना। भारतीय जनता पार्टी में आज एक से एक अच्छे बड़े नेता हैं जो खुद उनकी अपनी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन इंपोर्टेड जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कलेवर में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से लगातार मिलने के बाद यह फीडबैक और उस फीडबैक के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पंजाब के किसानों से मिलकर, वहां के व्यापारी, मजदूर, पंजाब का पिछड़ा वर्ग, इन तमाम लोगों को मिलकर यह तय किया कि उज्जवल भविष्य के लिए पंजाब के लिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पंजाब का चुनाव लड़े। ये बातें कहने के लिए तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हम बातें आपके सामने रखना चाहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले याद कीजिए, शिरोमणि अकाली दल के साथ 26 साल का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी का था। यह गठजोड़ 2020 में किसान आंदोलन के वक्त खत्म हुआ। अकाली दल किसान आंदोलन के समर्थन और कृषि कानून के विरोध में थे, इसलिए उन्होंने एनडीए से अपने आप को अलग किया। लेकिन आज अकाली दल ने तय कर रखा है कि वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग नहीं करना चाहते। उन्हें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने का मतलब है कि अकाली दल अपनी जगह पर नहीं खड़ा हो पाएगा। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ एक लंबी बातचीत की। बातचीत का दौर लंबा चला। अकाली दल का मानना था कि वो 13 में से 9 सीटों पर खुद अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और 4 सीटें शायद वो भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ने को तैयार थी। लेकिन इसके पहले जरा भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनके पास सुनील जाखड़ हैं, उनके पास मनप्रीत बादल का गठबंधन उनके पूरे पक्ष में है। उसके साथ साथ कई और नेता हैं, परनीत कौर हैं, और भी कई नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो चुके हैं कांग्रेस के दामन को छोड़कर। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही थी, जिसने खुद की अपनी सरकार चलाई थी, आज पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी कहां है, दिखाई ही नहीं देते हैं। यह सब बताता है कि पंजाब का समीकरण पूरी तरीके से बदल रहा है। पंजाब में आज जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान है। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी से पंजाब की कैंपेन में बड़ा फर्क पड़ सकता था। अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में और शायद आने वाले कुछ एक समय तक जेल में ही रहेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहां है, सबसे पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक यह माना जाता रहा कि जट सिख बड़े पैमाने पर अलग रहते हैं। हिंदू और हिंदू वोट और उसके साथ साथ हिंदू बहुल इलाकों में, हालांकि सिख भी हिंदू ही हैं, लेकिन इस बड़े पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करती है। शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। बीते सालों का अगर आप एनालिसिस देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा सीटें पंजाब में हासिल नहीं की, शिरोमणि अकाली दल के सहयोग के बावजूद। 2019 में भी शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने दांव पर क्या लगाया? 2 सीटें, उसमें से एक अमृतसर की सीट है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व राजनयिक को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है, जिनका उस पूरे इलाके में काफी दबदबा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक एक्सपेरिमेंट जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन यहां पर अगर वोट पोलराइजेशन सही रहा, और खास करके जब आप शेड्यूल्ड कास्ट वोट की बात करते हैं, जो कि पंजाब में बहुत बड़ा हिसाब, 30% के आसपास शेड्यूल्ड कास्ट वोट है पंजाब में, और अगर ये वोट भारतीय जनता पार्टी के पास ग्रेविटेट करता है, वहां पहुंचता है,
तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में, खास करके 4 जून को, हम कुछ अन्य तथ्य पर बात कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और मजबूत इसलिए भी होती है कि आज उसके पास एक चेहरा है जिसके नाम पर एक गारंटी है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिखाने के लिए काम है और नाराज वोटर को अपने पास लाने के लिए एक आश्वासन। एमएसपी एक मुद्दा जरूर है, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा बड़ा मसला है। और इस ग्रामीण क्षेत्र में दबदबा किसका है? दबदबा आमतौर पर अकालियों का है, पंथकों का है, या एक्सट्रीम सिख एक्सट्रीमिस्ट का है। अब ऐसी स्थिति में यह वोट बैंक आज किसके पास है? यह वोट बैंक बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी के पास है, जो एक जमाने में अकाली दल के पास हुआ करता था। प्रकाश बादल जी के संरक्षण में उनके साथ मिलकर यह दल हमेशा खड़ा रहता था। लेकिन सुखबीर बादल ने जब से पार्टी पर अपना आधिपत्य जमाया और उसके साथ साथ पार्टी के कामकाज को देखना शुरू किया, यह दल खिसकता हुआ आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गया है। अब अगर ग्रामीण क्षेत्र में लड़ाई होनी है चुनावों की, वोट की, तो यह लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम अकाली दल होने जा रही है। और शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस बड़े पैमाने पर हो। कांग्रेस का जनाधार गांव में भी है, लेकिन उस जनाधार पर आम आदमी पार्टी ज्यादा हावी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी को ही हुआ। अगर आप विधानसभा की स्थिति को भी देखें तो ऐसी सूरत में जहां 4 पार्टियां अखाड़े में हैं, ऐसी सूरत में हमेशा आप देखेंगे रूलिंग डिस्पेंसेशन को ज्यादा फायदा होता है। और आज की डेट में रूलिंग डिस्पेंसेशन कौन है? भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है। खोने के लिए 2 सीट है, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां है, 13 की 13 सीट। और आप माने या ना माने, 4 जून को जब हम बात करेंगे तो उस दिन हम ये बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए रंग लाया या उस पर कोई और स्थिति आई। चलिए इसके साथ साथ अब आखिरी स्टोरी की बात करते हैं, और ये हम बात कर रहे हैं राजनीति की नहीं, बल्कि एक भारतीय समूह की दिलेरी की। अमेरिका के बॉल्टिमोर शहर में एक ऐतिहासिक पुल फ्रांसिस स्कॉट, जिसके सामने से एक कंटेनर जहाज जा रहा था जो कि लदा हुआ था पूरी तरीके से, वो टकरा गया बीती रात 1:05। और उसके बाद बहुत भयानक हादसा हुआ। अब तक 8 लोग इस पूरे मामले में गायब हैं। दर्जनों गाड़ियां जो कि उस ब्रिज पर थीं वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 6 अब इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका के हिसाब से देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बड़ा पुल हादसा है जो वहां पर हुआ है। जिस जहाज की वजह से यह हादसा हुआ वो सिंगापुर के झंडे वाला जहाज है। यह जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे जहाज पर जो चालक दल मौजूद थे, 22 सदस्य, वो 22 के 22 भारतीय नागरिक हैं। और पूरे अमेरिका में आज भारतीयों ने इस बात का डंका बजा दिया, इस 22 लोगों के समूह ने डंका बजा दिया कि भारतीय क्रू की सूझबूझ की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा, हजारों की जिंदगी बची है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बारे में जो कहा है, ये देखिए। Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation that they had lost control of their vessel, as you all know and reported. As a result, local authorities were able to close the bridge to traffic before the bridge was struck, which undoubtedly saved lives. जो बाइडेन ने यह तारीफ ऐसे नहीं की है साहब, बल्कि चालक दलों ने अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया है, और उसके कायल होते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने ये बातें कही हैं। जहाज पर मौजूदा क्रू मैरीलैंड अधिकारियों की चेतावनी कॉल को उन्होंने सबसे पहले सामने रखा, बताया कि एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि जहाज के पूरे कंट्रोल सिस्टम अचानक से बैठ गए थे। इस वार्निंग की वजह से ट्रैफिक को तुरंत कंट्रोल किया गया। आप जरा सोचिए, एक ब्रिज जिसके ऊपर से सैकड़ों गाड़ियां जाती हैं, उस पर ट्रैफिक को रोक दिया गया। सिर्फ 8 गाड़ियां थीं उस पूरे ब्रिज पर,
जब यह हादसा हुआ, जिसमें से 6 अभी नहीं मिल रही। और इस पूरे मामले को भारतीय क्रू की सूझबूझ के साथ जोड़कर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जरा सोचिए कितने बड़े पैमाने पर लोगों को मौत का सामना करना पड़ता। ये वो हीरो हैं, ये वो सुपर हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर हजारों अमेरिकी नागरिकों की जान बचाई है। और इसी की वजह से वहां पर जो गवर्नर है मैरीलैंड के, वेस मूर, उन्होंने भी कहा है कि मैं आभार जताता हूं कि इस खतरे की चेतावनी हमें पहले से दी गई। यही वजह है कि कारों को हमने रोक दिया पुल पर आते जाते समय, वरना हादसा कहीं बड़ा हुआ होता। सिंगापुर के झंडे वाले इस जहाज को 27 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद पहुंचना था, लेकिन बंदरगाह से निकलते ही जैसे ही क्रू ने पाया कि जहाज नियंत्रण से बाहर हो रहा है, उन्होंने अपना रास्ता बदला और तेजी से उसे शहर की तरफ से मोड़ते हुए दूसरी तरफ ले गए, जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये ब्रिज 984 फीट लंबा है, यानी कि इसमें आप 3 फीट फुटबॉल के मैदान सामने रख सकते हैं, और इसकी ऊंचाई तकरीबन 800 मीटर है। इसके बावजूद इस ब्रिज से टकराने की वजह से जो हादसा हुआ वो बहुत भयानक और बहुत बड़ा हो सकता था, जिसे भारतीय क्रू ने अच्छे तरीके से बचाया। जब यह हादसा हुआ उस वक्त अचानक लाइटें बंद हो गई थी, आधी रात थी, पावर कटआउट की वजह से स्थिति बहुत गंभीर हुई। जो जहाज है उसके चालक दल इस अंधेरे में डूबे हुए थे। उन्हें पता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स काम नहीं कर रहा है, इंजन वो नहीं संभाल पा रहे थे। रात के अंधेरे में किसी तरीके से उन्होंने रडार्स को ऐसे मैनेज किया कि जहाज किसी ऐसी जगह पर जाकर नहीं टकराया जहां बड़े हादसे की स्थिति हो सकती। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हम ये कह सकते हैं कि 22 दलों के इस क्रू ने भारत का मान एक बार फिर सामने रखा है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जहां भी काम करते हैं न सिर्फ सूझबूझ के साथ बल्कि पूरी समझ और ईमानदारी के साथ। और दुनिया अब इस बात को मानने लगी है साहब, लोग भरोसा करते हैं। देखिए ना आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंपनियों में कैसे भारतीय सिरमौर बनकर है। कभी कोई सीईओ आपको दिखाई देता है, कोई बड़े ओहदे पर बैठा दिखाई देता है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम भारतीय एक ऐसे फैसले ले सकते हैं, खास करके क्राइसिस के वक्त, जो आमतौर पर लेने से पहले लोगों की स्थिति बहुत डांडोल हो जाती है। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जो हमने आपके सामने अभी रखे। हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है। भारतीय राजनीति का ये जो एक एंगल है ये अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त है। चुनाव से संबंधित तमाम खबरों को हम आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कि किस तरीके से कौन सी परत उकेड़ने के बाद आपको कहाँ क्या मिलेगा।